हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू LGR स्टडी पैरामेडिकल। प्यारे बच्चों, आप सभी बच्चों के लिए हमने जीके के कुछ ऐसे क्वेश्चन को चूज किया है जो आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाने की संभावना होती है और पूछे जाते भी हैं। तो इसी तरीके के क्वेश्चन को आज के क्लास में हम देखने वाले हैं। बिल्कुल आप सभी बच्चे तैयार रहिए। एक एक क्वेश्चन को आपको अच्छी तरीके से देखनी है ताकि आपको पता चल सकेगा कि किस तरीके के जीके के क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं और उसी तरीके से आपकी तैयारी भी बिल्कुल LGR स्टडी पैरामेडिकल पर कराने जाने की तैयारी हो रही है। तो बिल्कुल आप सभी बच्चे रेडी रहिए। एक क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है और फर्स्ट क्वेश्चन ये है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था वह कौन सा विश्वविद्यालय था? कांची का, या फिर तक्षशिला, नालंदा विश्वविद्यालय, या फिर वल्लभी विश्वविद्यालय? तो चलिए जल्द से जल्द आंसर कीजिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का। और फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है ये नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय उत्तर गुप्त युग में प्रसिद्ध हुआ था और यहाँ पर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर जो है सी हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? तो ये कुमार गुप्त के द्वारा। गुप्त वंश के फर्स्ट शासक थे कुमार गुप्त। इनके द्वारा जो है 540 से लेकर के 540 से 560 ईसा पूर्व के बीच ईसवी के बीच में जो है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। तो राइट है इसका आंसर सी। आगे बढ़िए। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई? भारतीय यानी कि भारत में जो है नेपोलियन की उपाधि किनको मिली है? तो भारत में नेपोलियन की उपाधि पाने वाले चंद्रगुप्त मौर्य हैं, समुद्रगुप्त मौर्य हैं, चंद्रगुप्त प्रथम है, या फिर हर्षवर्धन है? कौन है? आंसर करेंगे, गेस कीजिए एक बार। दूसरे नंबर क्वेश्चन का आंसर जो होने वाला है ये गुप्त वंश के चौथे शासक हैं। गुप्त वंश के चौथे शासक कहें तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर समुद्रगुप्त हो जाएगा। इनको ही नेपोलियन की उपाधि दी गई थी, भारत के नेपोलियन की। और आपको बता दें कि गुप्त वंश का स्वर्ण युग जो माना जाता है वो समुद्रगुप्त के पीरियड को ही माना जाता है। तो आंसर आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा प्यारे बच्चों। आइए इसी तरीके से तीसरे नंबर क्वेश्चन को भी देखेंगे और जिस क्वेश्चन का आंसर आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन में आंसर करते चलिएगा। साथ ही साथ एक बार अपने दोस्तों में शेयर करने की भी कोशिश कीजिएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सा का भगवान किसे मानते हैं? यहाँ पर थोड़ा जो है क्वेश्चन में डिफिकल्टी है, लेकिन समझ सकते हैं। आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सा का भगवान किसे माना जाता है? तो आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सा का भगवान हम किसको मानेंगे, इस पर अभी हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए, सुश्रुत या फिर च्यवन, धन्वंतरी या फिर चरक? तो भगवान धन्वंतरी को जो है आयुर्वेद के प्रणेता के रूप में हम जानते हैं और यहाँ पर जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर धन्वंतरी यानी कि सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? तो देखिए, गुप्त शासक के बारे में थोड़ी जो है कन्फ्यूजन है, लेकिन यहाँ पर ज्ञात गुप्त शासक के बारे में कहा जा रहा है। तो प्रयाग प्रशस्ति में लिखा गया है कि गुप्त शासक जो प्रथम थे, गुप्त वंश के जो प्रथम शासक थे, उनका नाम श्रीगुप्त था। तो इसलिए ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होना चाहिए। फिलहाल अगला नंबर क्वेश्चन है, रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया? रोमन साम्राज्य के साथ जो भारत का व्यापार चलता था, ये रोम पर किसने आक्रमण किया, जिसके बाद ये सारी चीज़ें जो है ख़त्म हो गई। तो ये आक्रमण जो है हूनों द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? हून एक जनजाति थे, उनके द्वारा ये आक्रमण किया गया था। सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा और ये 458 ईस्वी का बात है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। आर्यभट्ट और वराहमिहिर के सुविख्यात नाम किसके युग के साथ संबंधित है? आर्यभट्ट और वराहमिहिर। आर्यभट्ट के बारे में तो आप जानते हैं। वराहमिहिर के बारे में यदि नहीं जानते हैं तो आप जान लीजिए कि वराहमिहिर भी एक गणितज्ञ ही थे और खगोल शास्त्री ही थे। साथ ही साथ ये जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में जो है नवरत्न के रूप में भी काम करते थे। तो यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा कि आर्यभट्ट और वराहमिहिर के सुविख्यात नाम किसके युग से संबंधित है? तो ये गुप्त वंश से संबंधित है। ये ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धियां उत्कीर्ण की गई है? यानी कि इलाहाबाद का जो स्तंभ है उसमें किनकी उपलब्धियों को लिखा गया है, ये बात पूछी जा रही है। तो इलाहाबाद की हम
स्तंभ की बात करते हैं तो इसमें समुद्रगुप्त के बातों को लिखा गया है कि क्या क्या उन्होंने जो है चीज़ें अच्छी काम किया, या फिर कब जो है क्या उनके जीवन में एक अच्छा घटा जो कि उनके प्रजा के लिए भी अच्छा था। तो बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, चीनी यात्री फाहियान किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान भारत आया था। चीनी यात्री फाहियान जो है 402 ईस्वी में उत्तर भारत में जो है अपना पहला कदम रखे थे, और ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आए थे। कब? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आए थे। तो आपका आंसर यहाँ पर चंद्रगुप्त द्वितीय कहें तो सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त शासकों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। उन्होंने मुख्यतः उत्तर भारत के जो है पर जो है के भागों पर शासन किया, या फिर राजपद और सिंहासन का सबसे जो है बड़े पुत्र को इनके टाइम जो है सिंहासन यानी कि राजा बनाया जाता था, या फिर न्याय प्रणाली जो थी ये पहले की अपेक्षा बहुत जो है अधिक विकसित थी, या फिर भूमि करों में वृद्धि हुई और व्यापार तथा वाणिज्य पर करों में कमी आई थी। तो गुप्त शासकों के टाइम में जो है क्या क्या चीज़ें हुई थी। तो गुप्त शासकों के टाइम में जो है उनका जो है बड़ा पुत्र ही राजा हुआ करता था। ये सबसे पहली बातें हैं। बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कवि कालिदास किसके राज कवि थे। चंद्रगुप्त मौर्य के, चंद्रगुप्त के, या फिर चंद्रगुप्त सेकेंड के, या फिर कुमारगुप्त के। तो कालिदास की बात करते हैं तो कालिदास जो है ये किनके जो है क्या कहा जाता है कि राज कवि थे। तो विक्रमादित्य के नाम से जाने जाते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, और इन्हीं का राज कवि कौन थे। इन्हीं का राज कवि थे कवि कालिदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था। गुप्त युग के प्रवर्तक के बारे में अभी हमने बात किया कि प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार जो है गुप्त वंश के संस्थापक के रूप में हम किनको जानते हैं। हम जानते हैं श्रीगुप्त को। किनको? श्रीगुप्त को जानते हैं। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन बहुत लोगों का मत घटोत्कच भी है, तो यहाँ पर दोनों दिया गया है। तो यहाँ पर फाइनली जो है युग प्रवर्तक कौन था, तो यहाँ पर फिलहाल आप आंसर यही करेंगे, घटोत्कच आप आंसर करेंगे। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था। गुप्त राजवंश जो है ये किसके लिए प्रसिद्ध था। कला और स्थापत्य के लिए, साम्राज्यवाद के लिए, राजस्व और भूमि सुधार के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। गुप्त राजवंश की बात यहाँ पर की जा रही है। और गुप्त राजवंश की यदि हम बात करते हैं तो इनका सबसे फेमस जो काम था ये था इनका कला और स्थापत्य। कला और स्थापत्य में ये काफ़ी जो है महारत हासिल किए हुए थे। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए, गुप्त शासकों की सरकारी भाषा क्या थी। गुप्त शासकों की सरकारी भाषा क्या थी। पाली होगी या फिर संस्कृत, हिंदी, कौन सी भाषा जो है गुप्त शासकों की सरकारी भाषा होगी, ये आपको पता करनी है। और पता करने के लिए सिर्फ आपको यहाँ पर आंसर डी किया जा रहा है। तो आपने अब अपना आंसर ले चुके हैं। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर आइए। गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल वैज्ञानिक तथा गणितज्ञ दोनों था। तो गुप्त शासन काल में जो है वराहमिहिर और आर्यभट्ट दोनों जो है इन तरीके की बातों से सहमत हैं। तो यहाँ पर फिलहाल आर्यभट्ट आप आंसर कर दीजिए। आर्यभट्ट आप आंसर कर दीजिए क्योंकि ये गुप्त साम्राज्य में थे। तो सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की उपाधि यानी कि पदवी ग्रहण की थी वह कौन था। विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाले गुप्त शासक का नाम क्या था। तो गुप्त शासक थे चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। और इन्होंने जब शकों पर विजय प्राप्त किया इसके बाद ये उपाधि धारण की थी। और ये चंद्रगुप्त द्वितीय थे कौन। तो समुद्रगुप्त जिसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है उन्हीं का पुत्र कौन था, चंद्रगुप्त द्वितीय। सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर आइए। निम्नलिखित में से गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका। हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका, ये कौन से राजा थे। तो चलिए स्कंद गुप्त थे, या फिर यदि हम बात करते हैं तो समुद्रगुप्त थे, चंद्रगुप्त द्वितीय थे, या फिर कुमारगुप्त थे। तो गुप्त वंश का वह राजा जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था
इनका नाम चंद्रगुप्त द्वितीय ही था। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है गुप्त संवत निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्थापित। गुप्त संवत जो है ये कैलेंडर है और ये किसके द्वारा जो है जारी किया गया था। तो गुप्त संवत की बात हम करते हैं तो 319 से 20 याद रखिएगा, 319 से 20 ईस्वी के बीच में जो है ये गुप्त संवत जारी किया गया था और ये जो है शक संवत से लगभग 241 कितना 241 वर्ष पीछे था। तो फिलहाल गुप्त संवत कब जारी किया गया था, 319 से 20 के बीच। और किसने जारी किया था गुप्त संवत, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने। तो आंसर आपका क्या होना चाहिए, ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है गुप्त काल में किस धातु को सर्वाधिक सिक्के किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे। यहाँ पर ये सारी चीज़ें सही थी, तो थोड़ा जो है गलती है कहीं कहीं पर, तो इसलिए हमें लगा कि यहाँ भी है। तो चलिए यहाँ पर अब बात कर लेते हैं, फिर से इस क्वेश्चन को देखते हैं। गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे। गुप्त काल की यदि हम बात करते हैं तो इस टाइम जो है सोना के सबसे अधिक सिक्के जारी किए गए थे, यानी कि आपका आंसर जो है ये होना चाहिए स्वर्ण मुद्राएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त द्वितीय और किस नाम से जाना जाता था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, कब धारण की, क्यों धारण की। ये सारी बातें हमने की क्योंकि शकों पर इन्होंने विजय प्राप्त किया था। लेकिन यहाँ पर जो है चंद्रगुप्त द्वितीय को और किस नाम से जाना जाता है, तो अब आप जान गए होंगे। तो आंसर आप करेंगे समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, विक्रमादित्य और राणागुप्त। इन चार में से एक आपका आंसर आना चाहिए और आप यदि अभी तक आंसर कर चुके हैं विक्रमादित्य तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है, निम्न में किनके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाता है। तो चलिए गुप्त काल के सिक्के सोना के हुआ करते थे, सबसे पहला बात। दूसरी बात, गुप्त काल के जो सिक्के हुआ करते थे उसमें जो है बीना वगैरह वगैरह जितने भी वाद्य यंत्र हैं उनका पिक्चर उस पर हुआ करता था और इसलिए ये भी माना जाता है कि समुद्रगुप्त जो है संगीत के बहुत ही बड़े प्रेमी थे। तो गुप्तों के सिक्के पर जो है क्या मिलता है, क्या मिलता है, संगीत के प्रति उनका प्रेम। सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए, वानभट्ट निम्नलिखित में से किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे। वानभट्ट की बात करेंगे आप, तो चलिए वानभट्ट की बात हम कर लेते हैं। वानभट्ट जो है ये किनके, हर्षवर्धन के क्या थे भाई साहब, राज दरबारी थे। साथ ही साथ इन्होंने जो है कादम्बरी और हर्षचरितम नामक बुक भी लिखा था। तो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। कौन कौन से बुक इन्होंने लिखा था, सबसे पहला हर्षचरितम और दूसरा इन्होंने लिखा था कादम्बरी। क्या, कादम्बरी। ये दो बुक जो है इनके काफ़ी फेमस हैं। तो यहाँ पर आप याद रखिएगा सारी चीज़ें। फिलहाल आंसर हम कर दे रहे हैं सी। आगे बढ़ते हैं और अगले नंबर क्वेश्चन को भी देखने की कोशिश करते हैं। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था। हर्षवर्धन जो है अपनी धार्मिक सभा, बौद्ध धर्म को मानने वाले थे और ये अपना धार्मिक सभा हमेशा जो है कहाँ किया करते थे, प्रयाग में। कहाँ, प्रयाग में किया करते थे। तो आपका आंसर बी और कुछ भी नहीं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, एक महान रोमानी नाटक कादम्बरी का लेखक कौन था। एक महान रोमानी नाटक, क्या है नाटक का नाम, तो कादम्बरी है और ये रोमन पर आधारित ये नाटक है। तो इसके लेखक कौन है, कादम्बरी नामक लेखक नाटक के लेखक कौन है, तो इसके लेखक है वानभट्ट। कौन, वानभट्ट, जिसके बारे में अभी तो हमने चर्चा किया है। तो फिर इतना जल्दी आप भूलने की कोशिश नहीं करेंगे। इसमें जो है प्रयाग और कन्नौज की दर्शन पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी रचना हर्षवर्धन ने की थी। हर्षवर्धन ने किसकी रचना की थी, तो हर्षचरित्र की या फिर कुछ और। तो हर्षचरित और हर्षचरितम दोनों पर ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर हर्षचरित की रचना जो है हर्षवर्धन के द्वारा की गई है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, हर्ष द्वारा आयोजित होगा, यहाँ पर ओजित नहीं, हर्ष द्वारा आयोजित। क्या, हर्ष द्वारा आयोजित कन्नौज सभा किसके सम्मान में की गई थी। हर्ष के द्वारा कन्नौज सभा जो है ये किनके सम्मान में की गई थी, फाहियान, इत्सिंग, ह्वेनसांग या फिर मेगास्थनीज। तो कन्नौज की सभा जो है ये हुई थी ह्वेनसांग के सम्मान में किया गया था। किनके द्वारा, हर्ष के द्वारा।
तो चलिए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर फिलहाल सी होने वाला है। सी आंसर हमने कर दिया है। आगे बढ़िए। अगला नंबर क्वेश्चन है कि वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना क्या है। वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना क्या है? बैरोमीटर। क्या है? बैरोमीटर है। और 26वें नंबर क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर जो है बैरोमीटर तो कहीं दिया नहीं जी, बिल्कुल इसको भी येलो कर दिया गया है। तो बैरोमीटर क्या है? बैरोमीटर जो है ये वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? अमीबा में कुल कितने सेल यानी कि कोशिका पाई जाती है? अमीबा में कुल कितनी कोशिका पाई जाती है? तो ये बायो का क्वेश्चन है लेकिन जीके में आ गया है, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी हम सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए, अमीबा एक कोशिकीय जीव है। क्या है? अमीबा एक कोशिकीय जीव है, याद रखिएगा। तो इसमें कितनी कोशिका होगी? 4 थोड़ी ना होगी, एक ही होगी। और एक कहें तो ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए प्यारे बच्चों, नागालैंड भारत का विधिवत राज्य कब बना? नागालैंड भारत का विधिवत राज्य कब बना, ये आप बताने की कोशिश करेंगे। और 28वें नंबर क्वेश्चन का आंसर जो आपके सामने होने वाला है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आप सभी बच्चे करेंगे। तब तक हम आपको बता देते हैं कि नागालैंड भारत का 16वां राज्य बना था। इससे पहले भारत के 15 राज्य थे, लेकिन नागालैंड एक राज्य बना और इसके साथ 16 राज्य हो गए भारत में 1 दिसंबर 1963 को। कब? 1 दिसंबर 1963 को, 1963 को। तो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका जो होने वाला है, आप बिल्कुल देख लीजिए, ये ही आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन, उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन का नाम यदि आपसे पूछा जाए तो आप बिल्कुल फुलेरा स्टेशन टिक करेंगे, यानी कि सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूरे भारत में सबसे बड़ी रेलवे स्टेशन कौन है, ये आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। और यदि नहीं हुआ तो फिर कभी चर्चा कर लेंगे। चलिए, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, ये बातें बिल्कुल तो आप कहेंगे कि सर हम तो चुनाव में वोट देते हैं और हम ही नियुक्ति करते हैं, तो बिल्कुल आप बेवकूफ़ जैसी बातें नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि मुख्यमंत्री का नियुक्ति किनके द्वारा किया जाता है? मुख्यमंत्री जनता से समर्थन लेकर के जाते हैं कि सर हमें जो है इतना वोट मिला है, इतनी सीटें मिली है, जिसके कारण हमें मुख्यमंत्री के तौर पर नियुक्त किया जाए। और ये काम जो है राज्यपाल का होता है। किनका? राज्यपाल का ये काम होता है। याद रखिएगा, अभी से आप अपने ऊपर घमंड मत रखिएगा कि हमने मुख्यमंत्री को नियुक्त किया है। राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है, आपने चुना है, उसको जो है सर्टिफिकेट देने का काम राज्यपाल का है, तो गवर्नर का है। तो यहाँ पर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। प्यारे बच्चों, आज की क्लास कैसी थी आप सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। आप यदि और भी बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए हमने सफलता बैच की शुरुआत की है, जिसमें जो है आपको सभी विषय का बेहतर तैयारी कराया जाएगा। चैप्टर वाइज क्लासेज सभी सब्जेक्ट की होगी, थ्योरी और ऑब्जेक्टिव दोनों की। उसके बाद विषय जो है आपका सभी जितना भी विषय है उसका PDF नोट्स आपको मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस कराया जाएगा, मॉडल पेपर का भी आपको प्रैक्टिस यहाँ पर कराया जाएगा। पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, जीके, हिंदी और इंग्लिश इतने सारे सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं और फुल्ली कंप्लीटली आप चाहते हैं कि सिलेबस को हम कंप्लीट कर पाएँ, तो इसी के लिए ये सफलता बैच हमने लॉन्च किया है। तो यहाँ से आप फुल्ली सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं बिना किसी कोचिंग और अदर क्लास के। तो चलिए अब फ़ी के बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। तो मात्र 599 में आपको जो है आपके एग्ज़ाम तक तैयारी कराई जाएगी, आपका गाइडेंस किया जाएगा। तो इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आपको करना है एक LGR स्टडी का लाइव एप्लीकेशन इंस्टॉल। आप प्ले स्टोर पर जाकर के सर्च करेंगे LGR स्टडी, आपके सामने 2 एप्लीकेशंस होंगे, एक वाइट लोगो में, एक रेड लोगो में। रेड लोगो वाले एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल करनी है। इंस्टॉल करने के बाद आपको रजिस्टर वाले बटन पर क्लिक करनी है। यहाँ आप क्लिक करेंगे, इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, इसको फिल करके टर्म कंडीशन एग्री कर दीजिएगा और अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कीजिएगा। इसके बाद कैटेगरी में आप पैरामेडिकल के स्टूडेंट हैं तो पैरामेडिकल सेलेक्ट करके सेव कर देना है आपको। आगे आपके सामने जो है बाय नाउ का ऑप्शन आएगा। बाय नाउ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो नीचे में आपको पे ऑनलाइन का ऑप्शन भी दिखेगा, तो आप यहाँ पेमेंट कर देंगे। पे ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे तो पेमेंट करने का ऑप्शन होगा। आप पेमेंट करने के लिए जो भी आपके पास सोर्सेज है उससे आप पेमेंट कर सकते हैं, चाहे आपके पास नेट बैंकिंग, UPI कार्ड या फिर वॉलेट पे लेटर कुछ भी हो, आप पेमेंट कर सकते हैं।
और आप चाहते हैं कि डायरेक्टली आपको कोर्स ज्वाइन करके दिया जाए, तो इसके लिए आप फ़ोनपे, गूगल पे और पेटीएम नंबर हमारा है 7631244178। इस नंबर पर आप फ़ोनपे, गूगल पे और पेटीएम किसी से भी पेमेंट करेंगे, लालू कुमार के नाम से है, यहाँ पर पेमेंट कर देंगे। इसके बाद आपको हमारे हेल्पलाइन नंबर 7479823598 पर कॉल करनी है। यहाँ से आपके कोर्स को इनरोल करके आपको दी जाएगी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। और आप चाहते हैं कि पेमेंट हम QR कोड से करें, तो फ़ोनपे का QR कोड है ये, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के भी आप पेमेंट कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। क्लास कैसा लगा आप सभी बच्चे ज़रूर बताएंगे, साथ ही साथ अपने दोस्तों भाई बहन में शेयर करने की कोशिश करेंगे ताकि वो भी जुड़ करके इस क्लास का फ़ायदा उठा सके। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।